हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 500 सीरीज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट थर्ड। ये वीडियो काफी स्पेशल है आपके आईडीबीआई के लिए, आने वाले एग्जाम आईबीपीएस के लिए और आरबीआई के लिए। इसमें मैंने जितने भी फाइनेंशियल क्वेश्चन होते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है और इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू भी देखें, जिससे आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिले और आप समझ पाए कि किस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई इशू फर्स्ट बैंक नोट इन जनवरी 1938 bearing the portrait of George IV. What is its denomination? आरबीआई ने अपना पहला बैंक नोट इशू किया था 1938 में, जनवरी में, और उस पे किसका पोर्ट्रेट था? जॉर्ज फोर का। आपको बताना है ये कितने रुपए का नोट जारी किया गया था, इसका डिनोमिनेशन क्या था? 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए या नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, 5 रुपए। तो 5 रुपए का नोट इश्यू किया गया था जनवरी 1938 में, जिसपे जॉर्ज फोर का पोर्ट्रेट था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not included in camels? आपको बताना है कि ये जो कैमल है इसमें कौन सा चीज इंक्लूड नहीं होता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये कैमल यूज किस लिए होता है। तो कैमल यूज होता है रेटिंग करने के लिए डोमेस्टिक बैंक्स के लिए। डोमेस्टिक बैंक्स को कैसे रेटिंग करना है वो कैमल में बताया जाता है। ठीक है, अब कैमल का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। तो कैमल का पहला होता है सी लेटर होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए। ए होता है एसेट्स क्वालिटी के लिए। एम होता है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के लिए। ई फॉर अर्निंग। एल फॉर लिक्विडिटी और एस फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये कैमल एक रेटिंग करने का तरीका है डोमेस्टिक बैंक्स के लिए। तो इसमें से आप देख सकते हैं सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी है, बहुत अच्छे। एम आपका मैनेजमेंट एंड अर्निंग परफॉर्मेंस, ये भी है। और ई फॉर अर्निंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ये नहीं होगा। ठीक है, तो कैमल में ये नहीं आता है, आपका एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नहीं आता। ठीक है, और लिक्विडिटी और सिस्टम आपने लास्ट में देखा, लिक्विडिटी सिस्टम आता है, तो डी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि इंक्लूड नहीं होता है कैमल में। ठीक है, तो कैमल का फुल फॉर्म पता चल गया आप लोगों को। ये कैमल होता है रेटिंग फॉर डोमेस्टिक बैंक के लिए। ठीक है, सी सी स्टैंड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ए स्टैंड फॉर एसेट क्वालिटी। एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। ई स्टैंड फॉर अर्निंग और एल स्टैंड फॉर लिक्विडिटी एंड एक्स स्टैंड फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर बैंक नोट इन महात्मा गांधी सीरीज इंट्रोड्यूस। आपको बताना है कि महात्मा गांधी नोट सीरीज कब चालू हुआ? 1991, 1995, 1996 या 2000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी, 1996। ठीक है, अब महात्मा गांधी सीरीज क्या है? ठीक है, पहले वो समझते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी सीरीज चालू हुआ, पहले आपको मालूम है कि पहले जो नोट आता था उसमें सब में महात्मा गांधी का फोटो नहीं होता था। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी सीरीज को इंट्रोड्यूस किया गया 1996 में। ठीक है, इसके बाद आप देखे होंगे कि 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए, 500, 1000 रुपए के नोट जितने भी थे, सब में महात्मा गांधी की ऐसी पोर्ट्रेट आती थी। ठीक है, तो इस सीरीज के बारे में बात किया जा रहा है, ना कि ये पूछा जा रहा है आपसे कि महात्मा गांधी को फर्स्ट टाइम कब पोर्ट्रेट किया गया था नोट पे। उसका आंसर होगा 1969। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको महात्मा गांधी सीरीज कब से चालू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, इसे कहते हैं सीरीज।
ठीक है, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, सब में एक ही पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको रिफॉर्म कब किया गया था? तो 2016 में। ठीक है, जब नोटबंदी हुआ उसके बाद एक नया जब नोट आया, तब आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी पहले इधर से देखते हैं, अब चेंज होकर के इधर आ गए हैं। ठीक है, तो वो सीरीज में रिफॉर्म किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट नोट प्रिंटेड विद महात्मा गांधी? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1969 और सीरीज का होगा 1996। ठीक है, और 1969 when a design series is honored with 100th birth celebration of महात्मा गांधी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1969 में। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वे एंड मीन एडवांस आर प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली टू। जो वे एंड मीन एडवांस प्रोवाइडिंग सिस्टम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, इनमें से किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ या नन ऑफ अबव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी, बोथ। तो वे और मीन एक ऐसा तरीका है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आरबीआई से बोरो करते हैं। ठीक है, तो वे और मीन एक एडवांस एक पैसा लेने का रास्ता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को आरबीआई इशू करता है वे एंड मीन से पैसे। ठीक है, और किसी को नहीं इशू करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। When a check is drawn on a bank, the bank is called what? आपको बताना है कि अगर चेक को बैंक बैंक के लिए ड्रॉन किया जाए तो उसमें बैंक क्या होता है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पे। बैंक हमेशा पे ही होता है। ठीक है, जो पैसे दे रहा है। ठीक है, तो बैंक उस केस में क्या हो जाता है? जब कोई चेक बनेगा तो बैंक उसमें क्या रहेगा? पे ही। ठीक है, ड्रॉयर कौन है? ड्रॉयर कौन है? जो चेक बना रहा है। ठीक है, जो चेक बना रहा है। ड्रॉई कौन है? जिसका नाम उसमें मेंशन है। और पेई कौन है? जो उसको पैसे दे रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following instrument is a not negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act 1881? इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, बैंक ड्राफ्ट आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, चेक आता है। ठीक है, बट लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In which of the following type of banking there is the direct execution of transaction between a bank and its consumer? इनमें से कौन से बैंकिंग प्रमुख में जिसमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बैंक और कस्टमर का? रिटेल, यूनिवर्सल, वर्चुअल, यूनिट बैंकिंग या नन ऑफ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन है, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में ही आपका बैंक और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी वर्क solely to monitor and arrange flow of agriculture credit in India? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अकेला अधिकार है जो एग्रीकल्चर इन क्रेडिट इंडिया को देखता है। कृषि में जो ऋण दिया जाता है उसको वो मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, उसका अधिकार है। इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन ए, नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है एक सोलली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिसको अधिकार है मॉनिटर और अरेंज करने का एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल रीजनल रूरल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर इंटायर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन। आपको बताना है कि आरआरबीज इनमें से जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है वो पूरी तरह से किसमें इन्वेस्ट करते हैं? करंट अकाउंट to with his sponsor bank, time deposit with his sponsor bank, government and other
अप्रूव सिक्योरिटी, गोल्ड होल्डिंग ओनली या ऑल अबव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव सिक्योरिटी। जो आरआरबीज होती हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना जो एसएलआर है, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो है, इसको मेंटेन करती है। यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट इनको करना है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही वो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following account operation by check is permitted? आपको बताना है कि इनमें से कौन से अकाउंट में चेक से ऑपरेशन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेविंग बैंक अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, बाकी किसी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ फिक्स आ गया है, या फ्लोटिंग आ गया है, या कैश आ गया है। ये चारों में नहीं होगा। आपका सिर्फ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आप चेक से डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर यूज द सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी बैंक कस्टमर पे। आप अगर बैंक में सेफ लॉकर का फैसिलिटी यूज करते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ता है? कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, एक्सचेंज ऑन लॉकर, सेफ्टी कस्टडी चार्ज। इनमें से क्या आपको पे करना पड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेंट ऑन लॉकर। ठीक है, आपको रेंट देना पड़ता है। अगर आप उस सेफ डिपॉजिट लॉकर को यूज करते हैं तो आपको उसका रेंट भरना पड़ेगा हर मंथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिजर्व मनी? आपको बताना है कि रिजर्व मनी क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक, डिपॉजिट ऑफ सम पीपल विथ आरबीआई, और कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। ठीक है, तो ये सारा जो मिल के होता है इसको हम रिजर्व मनी कहते हैं या आरएम कहते हैं। ठीक है, करेंसी जो सर्कुलेशन है पब्लिक के, जितना भी पब्लिक में करेंसी सर्कुलेट हो रहा है, डिपॉजिट है जो आरबीआई के पास, और कैश रिजर्व ऑफ बैंक, बैंक के पास जो रिजर्व है, उन सभी को मिला दे तो उसको वो बनता है आपका रिजर्व मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the objective of introduction of marginal standing facility by RBI? RBI द्वारा marginal standing facility इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? तो आपको पता है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो ओवरनाइट इंटर बैंक रेट डिसाइड करता है। इससे बैंक ओवरनाइट बोरोइंग कर सकता है आरबीआई से। ठीक है, इसीलिए एमएसएफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू कंटेंट वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट इंटर बैंक रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रीजनल रूरल बैंक आर स्पॉन्सर बाय। आपको बताना है कि रीजनल रूरल बैंक को कौन स्पॉन्सर करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब ये स्पॉन्सर क्या होता है? तो स्पॉन्सर होता है रीजनल रूरल बैंक को एक कोई आपका कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोई भी एक स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, उसमें शेयर क्या क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है 35%, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 15%। यानी कि कोई एक आरबीआई है, ठीक है, ये बैंक है, अगर इसमें 100% कोई शेयर है, ठीक है, तो उसको कौन कौन ओन कर सकता है? तो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, 50% फंड उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 35% फंड उसमें स्पॉन्सर बैंक का रहता है, एसबीआई, आईडीबीआई या जो भी बैंक है उसमें कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, और 15% जो होता है वो उस राज्य के सरकार का शेयर होता है। तो वही इसे पूछ रहा है कि आपका स्पॉन्सर कौन करता है? तो आपका पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर क्या होगा? बहुत बार शेयर पूछता है, तो 50, 35 और 15। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ रुपये डेप्रिशिएट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सपोर्टर? अगर रुपए गिरता है, ठीक है, तो उस पे एक्सपोर्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर इन प्रॉफिट। ठीक है, मान लीजिए कि अभी रुपए जो है 70 रुपए, ठीक है, और ये गिर जाता है, ठीक है,
तो अब ये कितना हो गया 60 पे, चलिए समझिए कि 60 पे आ गया। ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, पहले उनको 70 रुपए पे करना पड़ता था किसी सामान के लिए, अब उनको कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 60 रुपए, यानी कि 10 रुपए का उनको प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए वो प्रॉफिट में रहेंगे। जब रुपए घटेगा तो वो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, और अगर रुपए बढ़ जाता है तो एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ऑप्शन बी, कन्वर्टिंग मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल सोर्स इन टू लीगल मनी। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है, कोई भी ब्लैक मनी होता है जिसका कोई सोर्स नहीं होता है कि वो कहाँ से आए, कहाँ उसका ओरिजिन है, और उसको क्या किया जाता है, फिर कहीं ऐसी जगह पर डिपॉजिट कर दिया जाता है या ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जहां से वो फिर लीगल मनी बन जाता है, उसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? कन्वर्टिंग मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल सोर्स इनटू लीगल मनी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following act has a special been acted to help bank deal with bad loan? ठीक है, अब बैड लोन से निपटने के लिए इनमें से कौन सा एक्ट पास किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, सरफेसाई एक्ट। अब सरफेसाई का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, इसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो सरफेसाई एक्ट है बैड लोन के लिए। आगे बढ़ते हैं। डैक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, आपको बताना है ये डैक्स जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है किस देश का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जर्मनी। तो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? डैक्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेपर करेंसी इज मेंटेन इन मैसूर एंड ऑल्सो इन, तो मैसूर और कहाँ होता है? ऑप्शन डी, नासिक। ठीक है, इंडियन पेपर करेंसी मिंटेड इन मैसूर एंड नासिक। इंडियन करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, the two mills at Hoshangabad in Madhya Pradesh and Mysore, Karnataka design, produce and supply paper on which currency is printed to printing press। ठीक है, टू करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो भारत सरकार के पास है और दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? नासिक वेस्ट इंडिया और देवास सेंट्रल इंडिया। ठीक है, द टू अदर प्रेस आर मैसूर और साल्बोनी वेस्ट बंगाल। ठीक है, कॉइन मिंटेड हमारा चार है। ठीक है, भारत सरकार का मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लेशन लीड द राइजिंग फूड प्राइस कॉज इंक्रीज डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इज कॉल्ड। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है जिससे फूड का प्राइस बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एगीफ्लेशन। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर के कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एगीफ्लेशन। ठीक है, बाकी सब जो है वो आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, डिफ्लेशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द शीट ऑफ रिकॉर्ड विच कंटेन ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड व्हाट? एक ऐसा शीट जिसमें कंट्री का सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, वो किसे ट्रेड करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चीज इसमें इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट इज व्हाट? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यानी टोटल रिसिप्ट जो है अगर उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, ठीक है, तो
फिजिकल डेफिसिट फाइंड हम कर सकते हैं। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? आपका टोटल रिसिप्ट से आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि आपका जो रेवेन्यू है उससे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। जितना रिसीव नहीं हो रहा है उतना तो आपका एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, उसी को हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बैंक गेट बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। तो सबसे ज्यादा बैंक को किस चीज से फायदा होता है? लोन से, क्योंकि ये उनके लिए एक इनकम, एक अर्निंग का सोर्स बनता है जिससे वो इंटरेस्ट अर्न करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। IFSC इन अ चेक, इसका मतलब क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इट हैज 11 डिजिट अल्फा न्यूमरिक, 4 डिजिट रिप्रेजेंट बैंक नेम, ठीक है, फर्स्ट 4 डिजिट रिप्रेजेंट बैंक नेम। दिस कोड इज यूज्ड टू रिमिट फंड थ्रू आरटीजीएस और एनईएफटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑल अबव, ठीक है। तो IFSC जो होता है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसका फुल फॉर्म, और ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है और पहला 4 डिजिट बैंक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और ये आरटीजीएस और एनएफटी में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पैन रिक्वायर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अबव 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख से ऊपर का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पैन कार्ड रिक्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग वर्चुअल सर्विस आर अवेलेबल टू, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ऑल अबव। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये सभी में आपका जो बैंकिंग वर्चुअल है ये होता है, यानी बैंकिंग लोकपाल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो पेमेंट बैंक क्या नहीं दे सकता है? आपका क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हुंडी, हुंडी इज व्हाट? हुंडी इज बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें कुछ मेंशन किया जाता है कि हाँ एक इस पार्टी को आपको पेमेंट करना है, तो ये एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं। Customer day in the bank is on and customer are allowed to meet top official of the bank. This day is every month. तो कस्टमर डे किस दिन ऑब्जर्व होता है? 15th। हर महीने के 15 तारीख को कस्टमर डे ऑब्जर्व होता है। इस दिन आप टॉप ऑफिशियल से मिल सकते हैं और अपना जो भी ग्रीवेंस है उसको सुना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टॉप 500 फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 3 और पार्ट 4 जल्द आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।